गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, तीसरे अध्याय में हमने देखा कि एक हेलमुट नाम का एक बालक, उसकी कहानी को देखा। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। वो नाज़ी थे। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वो डरे हुए थे। उन्हें ये डर था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अब जो मित्र राष्ट्र है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। नाज़ीवाद का उदय हुआ, हिटलर की भूमिका सामने आई और उसके बाद में जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है युद्ध का असर, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पूरे यूरोप पर क्या असर पड़ा। ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। यूरोप दो खेमों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जर्मनी किसका नेतृत्व कर रहा था? धुरी राष्ट्र का। शुरुआत के वर्षों में जर्मनी विजय पा रहा था, लेकिन 1917 में अमेरिका ने किसका साथ दिया? मित्र राष्ट्रों का। और मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया और अंत में जर्मनी को क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि थी प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद में वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि, जर्मनी में जो पुराना शासन था उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। वाइमर गणराज्य के साथ में वर्साई की संधि की गई और इसमें हमने देखा था कि संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। सारी संधि की जो शर्तें थी वो जर्मनी के विरुद्ध थी, खिलाफ थी, और कहीं ना कहीं जर्मनी इस वर्साई की संधि से अपने आप को क्या समझ रहा था? अपमान समझ रहा था। तो कहने का मतलब अब यह है कि इस युद्ध के बाद में पूरे यूरोप पर क्या असर पड़ा। सबसे पहला असर क्या पड़ा कि पूरा यूरोप मनोवैज्ञानिक रूप से और आर्थिक रूप से टूट चुका था। चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, पूरा यूरोप टूट चुका था। यानी कि हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में जनहानि भी हुई और सबसे ज़्यादा क्या हुई? आर्थिक हानि। इतने अरबों रुपए की बर्बादी हो गई। पूरा यूरोप आर्थिक रूप से टूट चुका था। एक तरफ यूरोप की पहचान थी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप महाद्वीप की पहचान थी कि यूरोप महाद्वीप के जो देश थे वो कर्ज देते थे। कर्जदाताओं का देश वहाँ पर थे, यूरोप में कर्जदाताओं के देश। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध ने आर्थिक रूप से इनको इतना कमज़ोर कर दिया कि अब यूरोप के अधिकांश देश जो थे वो कर्जदारों के देश हो गए। यानी कि पहले कर्ज देते थे, लेकिन युद्ध के बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसा आर्थिक संकट आया जिससे जो यूरोप महाद्वीप के देश थे कर्जदाताओं से कर्जदारों का देश बन गए। यानी कि फिर उसके बाद में व्यवस्थाएं बदली, वाइमर गणराज्य की स्थापना हो गई। पूरा भार जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया। पूर्व में जो साम्राज्य था उसकी गलती का भुगतान किसको करना पड़ा? नवजात वाइमर गणराज्य को। यानी कि जर्मनी इस युद्ध में शामिल था, शासन था पुराना, वो शासन उखाड़ के फेंक दिया गया, वाइमर गणराज्य बन गया। लेकिन पूरी गलती का हर्जाना किसको भुगतना पड़ गया? वाइमर गणराज्य को। गलती करे कौन और भरे कौन? क्योंकि वाइमर गणराज्य एक नवजात की तरह था। नवजात का मतलब होता है जन्म लेता हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा। इसने तो जन्म ही लिया था, लेकिन वर्साई की संधि के तहत पूर्व साम्राज्य या जो पूरे जो सम्राट थे उनकी गलती का नतीजा किसको भुगतना पड़ा? वाइमर गणराज्य को। इसका वर्साई की संधि के तहत क्या किया गया? राष्ट्रीय अपमान किया गया और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जर्मनी को अपंग बना दिया गया, क्योंकि युद्ध का पूरा हर्जाना किससे वसूल किया जाना था? जर्मनी से। इस तरह से जर्मनी की स्थिति जो थी आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा खराब
हो चुकी थी। अब ये वाइमर गणराज्य बन गया। वाइमर गणराज्य के कुछ लोग हिमायती थे, चाहने वाले थे, जिनमें समाजवादी, यानी कि जो वाइमर गणराज्य थे उनके चाहने वालों में कौन कौन से थे? समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथोलिक। ये कुछ लोग इसके चाहने वाले थे। लेकिन जब वर्साई की संधि में अपमानजनक शर्तों को स्वीकार किया गया तो इनको जर्मनी के लोगों ने ही नवंबर का अपराधी घोषित कर दिया। यानी कि इनको किस नाम से बुलाने लग गए? नवंबर के अपराधी, जो किसका समर्थन कर रहे थे? वाइमर गणराज्य का। क्यों? क्योंकि वर्साई की संधि में शामिल कौन हुआ था जर्मनी की ओर से? वाइमर गणराज्य के प्रतिनिधि। और इन्होंने जो भी शर्तें थी उन शर्तों को मान लिया था। पहले युद्ध ने समाज के ऊपर या राजनीतिक रूप से बहुत गहरी छाप छोड़ी। चाहे समाज में हो या राजनीति में हो, एक गहरी छाप छोड़ दी। लोगों का नजरिया बदलने लग गया। और सबसे ज्यादा अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सम्मान मिला तो वो मिला सिपाहियों को। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पूरे समाज में अगर किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला तो वो किसको मिला? सिपाहियों को। क्यों? क्योंकि दिन रात लगातार 4 वर्ष तक युद्ध चला था, तो दिन रात ये सिपाही वहाँ पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और कहीं ना कहीं पहले युद्ध ने समाज और राजनीति के ऊपर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। जो राजनीतिक प्रचारक थे, यानी कि सिपाहियों की भूमिका को देखते हुए जो भी राजनीतिक प्रचारक थे, वो अब ये कहने लगे कि मनुष्य को ताकतवर, आक्रामक व मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। यानी कि मनुष्य कैसा होना चाहिए? ताकतवर होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए और उसमें मर्दाना गुण होने चाहिए। तो ये इस बात के क्या थे? जोर दे रहे थे। कौन? राजनीतिक प्रचारक उस समय के। क्योंकि सैनिकों की भूमिका देखी उन्होंने, काफ़ी सम्मान मिला। तो अब जो राजनीतिक प्रचारक थे वो इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि जो भी मनुष्य हैं उनमें इन 3 गुणों का समावेश होना आवश्यक है: ताकतवर, आक्रामक और मर्दाना गुण। जो वहाँ का मीडिया था वो खंदकों का महिमा मंडन कर रहा था। एक शब्द आ गया यहाँ पर, खंदक। खंदक यानी कि जो वहाँ का मीडिया था वो खंदकों का महिमा मंडन कर रहा था। यानी खंदकों की जीवन का जो था या जिंदगी का था जो महिमा मंडन कर रहा था। अब ये खंदक चीज़ है क्या चीज़? मैं आपको बता दूं कि युद्ध के मोर्चे के समय जब युद्ध हो रहा था तो उस समय सिपाहियों ने अपने बचने के लिए जो खड्डे खोद रखे थे वो क्या कहलाते थे? खंदक कहलाते थे। और उन खड्डों में रहकर ही वो युद्ध लड़ते थे। यानी कि युद्ध के मोर्चे के समय रहने के लिए या बचने के लिए जो खड्डे बनाए गए थे वो क्या कहलाते थे? खंदक। तो इन खंदकों में वो सैनिक रह रहे थे और मीडिया इनकी बहुत तारीफ कर रही थी इन खंदकों का, कि वहाँ पर ये इनकी सुरक्षा के लिए इनको बचाए हुए। एक शब्द हो रहा था हर्जाना, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में युद्ध का जितना भी हर्जाना था वो किसको भरना था? जर्मनी को। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी गलती के बदले हुए नुकसान की भरपाई उससे करवाना। यानी कि जर्मनी से गलती हुई प्रथम विश्व युद्ध की, कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार भी जर्मनी था। तो प्रथम विश्व युद्ध की गलती किससे हुई? जर्मनी से। अब उस गलती की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी। और इसको क्या कहते हैं? हर्जाना। यानी अपनी गलती के बदले हुए नुकसान की भरपाई करना क्या कहलाता है? हर्जाना। और दूसरा शब्द है खंदक, यानी कि युद्ध के मोर्चे के समय सिपाहियों के रहने के लिए या छिपने के लिए बनाई गई जगह, खड्डे खोदकर बनाई गई जगह क्या कहलाते थे? खंदक। तो इन खंदकों का जो मीडिया थी वो काफ़ी महिमा मंडन कर रही थी खंदकों का। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें
तो खंदकों में जो सिपाही रह रहे थे वो बड़ी दयनीय स्थिति में थे, बड़ी दयनीय स्थिति में अपना जीवन उस समय वो चला रहे थे। उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई थी। वो क्या देख रहे थे इन खंदकों में कि लाशों को खाने वाले चूहे इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, खंदक खोदे हुए हैं, उन खंदकों में सैनिक हैं, सैनिकों की डेड बॉडी भी है। क्यों? युद्ध हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, बम भी गिराए जा रहे हैं, जहरीली गैस बन रही है। तो उनसे जो सिपाही मर रहे हैं उनकी डेड बॉडी अपने ही दोस्तों के सामने पड़ी है, उन डेड बॉडियों को चूहे खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिपाही अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। मीडिया तो गुणगान कर रहा है खंदकों का कि खंदक ऐसे हैं वैसे हैं, सुरक्षा के लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ सिपाहियों की जो स्थिति थी खंदकों में वो बड़ी दयनीय हो गई थी। क्या हो रहा था? उनके साथी ही उनकी आंखों के सामने मर रहे थे, लाशें बिछी हुई थी खड्डों में, चूहे उनकी डेड बॉडी को खा रहे हैं, जहरीली गैस फैल रही है, पल पर अपने साथियों को मरते हुए देख रहे थे। तो ऐसी कई परिस्थितियां वहां पर बनी, इस प्रकार के कई युद्ध के असर हमें देखने को मिले। और ऐसी परिस्थिति में, नाजुक परिस्थिति में लोकतंत्र जैसी बात को स्वीकार करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि नाजुक स्थिति हो गई, आर्थिक रूप से स्थिति बिगड़ गई, और लोकतंत्र जैसी चीज को मांग करना या उसे स्वीकार करना उस समय ये पॉसिबल नहीं था। तो ये था युद्ध के बाद का असर, कि युद्ध के बाद पूरे यूरोप पर क्या असर पड़ा, आर्थिक रूप से, मानवीय रूप से, राजनीतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। या सिपाही हो उनकी तरफ से आर्थिक रूप से टूट गए, कर्जदारों का महाद्वीप बन गया, बहुत से जो देश थे वो कर्जदार हो गए, कर देते थे लेकिन अब कर्जदार हो गए। जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जो समाजवादी थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेट थे, जो वाइमर गणराज्य को समर्थन कर रहे थे, उन लोगों को अपमान का सामना करना पड़ा। इन्हें नवंबर का अपराधी घोषित कर दिया गया। उसके बाद में जो राजनीतिक प्रचारक थे सैनिकों की महिमा मंडन गाने लग गए, जो सैनिक थे उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला उसकी बाद में, और ये मांग करने लग गए कि पुरुषों में 3 प्रकार के गुण होने चाहिए, ताकतवर हो, आक्रामक हो और मर्दाना गुणों वाला हो। दूसरी तरफ मीडिया खंदकों का महिमा मंडन कर रही है, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि खंदकों में जो रहने वाले सिपाही थे उनकी स्थिति क्या थी? अत्यंत दयनीय थी, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हीं के सामने उनके सिपाही जो साथी थे वो पल पल मर रहे थे, चूहे उनकी डेड बॉडी को खा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के नए रूप को स्वीकार करना पॉसिबल नहीं था। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का असर, प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा वो हम पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, कि किस तरह से राजनीतिक रेडिकल जो वाद था उसकी मांग उठी और एक दौर ऐसा आया जिससे पूरे जर्मनी को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, अपन पीछे चलते हैं। रूस में सोवियत संघ की स्थापना हुई, रूस की क्रांति हुई। वो जो क्रांति हुई वो भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई 1917 में। तो जिस प्रकार से समाजवादियों ने क्रांति की मांग कर रखी थी रूस में, उसी प्रकार जर्मनी में भी वाइमर गणराज्य बन चुका था और उसके तहत वाइमर गणराज्य के खिलाफ जो एक लीग था स्पार्टकिस्ट लीग, वो भी विद्रोह की योजना को अंजाम दे रहा था। यानी कि स्पार्टकिस्ट लीग वो भी विद्रोह की जो योजना थी उसको अंजाम दे रहा था। कहाँ पर? बर्लिन में। जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, वहाँ पर जो स्पार्टकिस्ट लीग है वो भी अपने विद्रोह की जो योजना थी उसको अंजाम दे रहे थे। वो भी जिस प्रकार से मजदूर आंदोलन, महिलाएं आंदोलन कर रही थी, स्पार्टकिस्ट लीग में भी महिलाएं और मजदूर इस प्रकार का आंदोलन कर रही थी। कहाँ पर? बर्लिन में। और वो क्या चाह रहे थे कि जिस प्रकार से सोवियत संघ जैसे शासन की स्थापना हुई है रूस में,
उसी तरह यहाँ पर भी सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था लागू होनी चाहिए, वो इस चीज की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ भाई, एक तरफ तो हो गए स्पार्टकिस्ट लीग, ठीक है, जो विद्रोह की योजना बना रहे थे और सोवियत संघ जैसे शासन की मांग कर रहे थे। इनके विपरीत जो समाजवादी थे, डेमोक्रेटिक थे, कैथोलिक थे, उस गुट ने वाइमर में इस चीज का विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि हम सोवियत संघ जैसे शासन की मांग नहीं चाहते हैं, हम सोवियत शासन नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज का क्या किया, विरोध कर दिया, स्पार्टकिस्ट लीग की योजना का विरोध किया और ये कहा कि हम जो वाइमर में हम विरोध कर रहे हैं इस चीज का, तो हम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना चाहते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। यानी कि स्पार्टकिस्ट लीग तो क्या चाहता था कि जिस प्रकार से रूस में सोवियत संघ शासन की व्यवस्था हुई है वैसी जर्मनी में हो, लेकिन दूसरी तरफ जो समाजवादी थे, डेमोक्रेट थे, कैथोलिक थे, ये जो गुट था, उन्होंने वाइमर में विरोध प्रारंभ किया और इस चीज का विरोध किया। और वो क्या चाहते थे कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो जो ये विरोध कर रहे थे बर्लिन में, इस विरोध को कुचलने के लिए, यानी कि जो स्पार्टकिस्ट लीग के जो लोग विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, इस विद्रोह को कुचलने के लिए समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथोलिक गुट ने फ्री कोर नामक सैनिक संगठन, फ्री कोर नामक सैनिक संगठन, इसको इस विद्रोह को कुचलने का आदेश दे दिया और इस विद्रोह को कुचलने के लिए वहां पर चले गए। फिर अब ये एक दूसरे के सामने हो गए, स्पार्टकिस्ट और ये दूसरा दल समाजवादी, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक। तो क्या हुआ, इस विद्रोह को कुचल दिया, इन दोनों में तनाव ज्यादा बढ़ गया और आगे चलकर स्पार्टकिस्ट लीग ने, यानी कि इन दोनों के बीच में विद्रोह हो गया, तनाव बढ़ गया और आगे चलकर स्पार्टकिस्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रख दी। पहले पार्टी लीग कौन सी थी, स्पार्टकिस्ट लीग, लेकिन इनके बीच में विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, इनके जो विद्रोह कर रहे थे उनको दबा दिया गया फ्री कोर नामक सैनिक संगठन के द्वारा। तो इन्होंने इसके विरोध में क्या कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी। अब दो गुट बन गए। दो गुट कौन कौन से बन गए, साम्यवादी, साम्यवादी कह दो या कम्युनिस्ट कह दो, एक ही चीज है, यानी साम्यवादी और समाजवादी। स्पार्टकिस्ट ने अपने आप को नई पार्टी के रूप में बना लिया, साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके विपरीत कौन था, समाजवादी। अब ये दोनों ही अलग अलग हो गए। अलग अलग जैसे ही हुए तो हिटलर को और भी ज्यादा मजबूती मिली। क्यों, क्योंकि इनकी ताकत को तोड़ दिया और ये एक जगह इकट्ठा होकर कभी भी हिटलर का विरोध नहीं कर सके, यानी कि ये दोनों एक जगह साझा मोर्चा नहीं बना सके। साझा मोर्चा नहीं बना सके और हिटलर अपनी नाजीवाद को बढ़ावा दे रहा था। दूसरी तरफ ये साम्यवादी बट गए, इधर समाजवादी बट गए और ये एक नहीं हो पाए, साझा नहीं हो पाए, जिससे का फायदा ज्यादा किसको मिला, हिटलर को मिला। अब इन दोनों के विद्रोह के बीच में ये मांग उठने लगी कि हमें जो भी समाधान चाहिए वो रेडिकल समाधान के आधार पर करना है। रेडिकल हम पहले पढ़ चुके हैं, रेडिकल जो विचारधारा थी वो बीच का रास्ता था, कुछ परिवर्तन होने चाहिए और कुछ परिवर्तन नहीं होने चाहिए। पुरानी तरह से बदल दिया नहीं होना चाहिए, या पुरानी जो गतिविधियां जो चल रही है उनको स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं कि वो मांग करने लग गए। दो गुटों में बन गया जर्मनी जो है, वो दो गुटों में बटा, साम्यवादी और समाजवादी। और एक तरफ थे हिटलर, जो किसका जन्म, हिटलर ने किस पार्टी का जन्म दिया, नाजीवाद, नाथसीवाद। वो अपनी अलग से एक पार्टी बना रहे थे जिससे हिटलर को ज़्यादा ताकत बनी। इनके बीच में फूट हो गई, अलग बट गए। इस चीज़ का फायदा किसको मिला, हिटलर को मिल गया। अब उसके बाद में थोड़ा सा फिर से देखते हैं हम, जर्मनी के ऊपर सारी शर्तें लाद दी गई। एक समय ऐसा आया कि जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक खराब हो गई।
आर्थिक रूप से जर्मनी की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जर्मनी को उठाना पड़ा, सहन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हर्जाना भरना पड़ा। इतना हर्जाना भरा कि अंत में आते आते उसके जो स्वर्ण भंडार थे, सोने के जो भंडार थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। सोने के बहुत ज़्यादा भंडार थे, इतना हर्जाना भर दिया, पहले पैसे के रूप में भर दिया और फिर सोने के रूप में वो हर्जाना भरने लग गए। और एक वक्त ऐसा आया 1923, जर्मनी ने हर्जाना भरने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि अब हम हर्जाना नहीं भरेंगे। आर्थिक रूप से पूरा टूट गया, उसके स्वर्ण भंडार खाली हो गए। तो अंत में आते हुए 1923 में आते आते जर्मनी ने हर्जाना भरने से मना कर दिया। तब फ्रांस ने, उसका एक प्रदेश था रूर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयले के भंडार थे। फ्रांस ने, जर्मनी का एक प्रदेश था रूर, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि उसने कर्जा देने से मना कर दिया, हर्जाना भरने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने क्या किया, रूर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। अब रूर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, उसके कोयला भंडार भी चले गए, सोने के जो भंडार थे वो भी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो गए। जर्मनी ने मना कर दिया था। अब इस प्रतिशोध की भावना में, सोने के भंडार चले गए, कोयला भंडार चले गए, तो इस प्रतिशोध की भावना में जर्मनी ने क्या किया, अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा असीमित मात्रा में कागजी मुद्रा छापना प्रारंभ कर दिया। जो रुपया होता है, कागजी मुद्रा, पहले स्वर्ण मुद्रा कर्ज के रूप में देते गए, हर्जाने के रूप में देते गए, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। फ्रांस ने उसके रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया, तो इस प्रतिशोध के लिए उसने जो कागजी मुद्रा थी वो बहुत मात्रा में छापना प्रारंभ कर दिया। यानी कि इतनी मुद्रा छाप दी, यानी इतनी मुद्रा, यानी मार्क, जो जर्मनी की जो मुद्रा थी उसको क्या कहते थे, मार्क, ठीक है, मार्क। तो इतनी मार्क, यानी इतनी मुद्राएं छाप दी जिससे बहुत ज्यादा नोट ही नोट, मार्क ही मार्क हो गए, और वस्तुओं के जो मूल्य थे वो तेजी से बढ़ते चले गए। इतने नोट हो गए जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई, और जो वस्तुओं की कीमत थी वो आसमान को छूना प्रारंभ हो गई। अब उस परिस्थिति को देखते हैं कि क्या हुआ। ये कहा जाता है कि उस समय इतने कागजी नोट छप गए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ शहर में खरीदने जाता था तो बैलगाड़ी में नोटों के बंडल भर के लेके जाता था। इतनी कीमत उसकी गिर गई थी मार्क की। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने क्या कर दिया था, कागजी मुद्रा प्रचलन में ला दी थी। अब ज़्यादा मुद्रा आ गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, और वैल्यू नहीं रही तो वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, आसमान को छू गई। और ये कहा जाता है कि उस समय जो भी व्यक्ति थे शहर में अगर कोई सामान खरीदने जाते थे तो बैलगाड़ी में नोट भर कर लेके जाते थे, मार्क भर कर लेके जाते थे छोटी सी चीज़ भी खरीदने के लिए। तो ये स्थिति पैदा हो गई। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या स्थिति हुई, मार्क की स्थिति क्या हुई। अप्रैल की अगर हम बात करें, अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर, ध्यान से देखें कि अप्रैल में मार्क की स्थिति क्या हो गई थी। अप्रैल में एक अमेरिकी जो डॉलर था उसकी कीमत क्या थी, 24 मार्क के बराबर, 24,000 मार्क के बराबर ये स्थिति हो गई थी। यानी 24,000 मार्क बराबर एक अमेरिकन डॉलर अप्रैल में। फिर जुलाई में ये हो गया 3,53,000 मार्क। फिर देखो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती चली गई। एक डॉलर बराबर बता रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक अमेरिकन डॉलर के बराबर कितने मार्क हो गए थे। अगस्त में 46,21,000 मार्क, और ज़्यादा स्थिति दयनीय हो गई। और दिसंबर में आते आते तो ये चीज़ अरबों में पहुंच गई। 9,88,60,000 मार्क, यानी कि कहीं ना कहीं एक डॉलर की कीमत करोड़ों में पहुंच गई, और आगे चलकर तो खरबों में भी पहुंच गई थी। तो इस प्रकार से मार्क जो थी वहाँ की डॉलर थी,
वहाँ की जो मुद्रा थी, सॉरी जर्मनी की मार्क मुद्रा थी, उसकी स्थिति क्या हो गई थी, बिल्कुल दयनीय हो गई थी। कागज के टुकड़े के बराबर, कागज का टुकड़ा भी अच्छा था, लेकिन उस समय मार्क की स्थिति कागज के टुकड़े से भी बेकार हो चुकी थी। कीमतें जो थी वो आसमानों को छू रही थी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी और सब लोग जर्मनी को हमदर्दी के रूप में देख रहे थे, क्योंकि जर्मनी के सोने भंडार चले गए, कोयले के भंडार चले गए, मार्क जो वहाँ की मुद्रा थी उसकी स्थिति बिल्कुल गिर चुकी थी, बिल्कुल कीमतें बढ़ चुकी थी, खाने के लाले पड़ गए थे, कीमतें बढ़ी, वस्तुएं महंगी हो गई और अब लोग जर्मनी की ओर हमदर्दी की तरह देख रहे थे। और ये जो संकट की स्थिति हुई, इस संकट की स्थिति को कहते हैं अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति यानी कि वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाना। अति मुद्रास्फीति, बहुत तेज गति से वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाना या बढ़ जाना। अति मुद्रास्फीति की स्थिति में जो जर्मनी था वो आ चुका था। फिर इस कंडीशन को भापा अमेरिका ने, और अमेरिका ने इस परिस्थिति में जर्मनी का साथ दिया, हस्तक्षेप किया। उन्होंने देखा कि जर्मनी पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा ही तबाह हो जाएगा। अति मुद्रास्फीति हो चुकी है, वस्तुओं की कीमतें इतना आसमान पे छू चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और एक योजना लागू की, डॉप्स योजना। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और एक योजना लागू की, डॉप्स। और ये योजना क्या थी कि इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जो वर्साई की संधि में हर जाने की शर्तें रखी थी उन्हें क्या करना था, दोबारा तय करना था। ये थी डॉप्स योजना। डॉप्स योजना यानी कि डॉप्स योजना किसने लागू की, अमेरिका ने। क्यों लागू की, क्योंकि जो जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी या जो आर्थिक संकट था उसको दूर करने के लिए जो वर्साई की संधि की जो शर्तें हुई थी उनको दोबारा तय करना। तो ये थी राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट के किस प्रकार से जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हुआ। कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि मार्क और डॉलर का क्या मुकाबला हो गया था 1923 के बाद में। डॉप्स योजना क्या थी, अति मुद्रास्फीति, बहुत तेज गति से कीमतों में वृद्धि हो जाना। डॉप्स योजना की आर्थिक संकट से निकालने के लिए जर्मनी को अमेरिका ने ये योजना लागू की और जो वर्साई की संधि में जो शर्तें तय की गई थी उन शर्तों को दोबारा से सही ढंग से तय करना। तो इस स्थिति के निकालने के लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना लागू की थी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली कि किस प्रकार से अमेरिका को भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा।